Hi guys, welcome to Mentor Nation. How are you all doing? चलिए मैंने यार लास्ट PYQ सेशन डाला था, ठीक है, जिसमें वी हैड अ वर्ड अबाउट कैसे क्वेश्चंस IB में पूछे जा रहे हैं. आई टोल्ड यू एंड आई मेंशन कि हर एक क्वेश्चन का एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है जिस तरीके से वो पेपर में पूछा जाता है, बट इंग्लिश रिवॉल्व करती है अराउंड द सेम रूल्स, अराउंड द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट इज़ जस्ट कि हम कैसे उस क्वेश्चन को लिख के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और आप कितना बेटर उसे समझ पा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं इंग्लिश के सॉल्यूशंस घूमते हैं. आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर 2023 का ही शिफ्ट 2, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे मेरे साथ. यू विल फोकस ऑन हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, देखो पूछा पेपर में कुछ भी जा सकता है, उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो वो है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसको किस तरीके से पढ़कर सॉल्व किया जाए. ठीक है ना, सॉल्यूशन हमेशा मैथमेटिकल क्वेश्चंस में नहीं होता है. चाहे कैसा भी कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लेके बैठे हो, सॉल्यूशन आता है उसको ढंग से समझने में, उसको अच्छे से पढ़ के रियलाइज करने में कि उन्होंने हमसे पूछा क्या है. वंस यू गेट टू नो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन की मांग क्या है, आपको समझ में आ जाता है कि उसको किस डायरेक्शन में उसके सॉल्यूशन को लेकर जाना है. ठीक है जी, आइए बात करते हैं. आपके बोर्ड पे डिस्प्लेड है, आपको दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन. सेलेक्ट करिए सही कंक्लूजन, मतलब सही जवाब, सही मीनिंग. ठीक है, बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड ईडियम. किसके मीनिंग पे? जो नीचे दिया गया ईडियम है उसके बेसिस में. मैंने ऑलरेडी काफ़ी बारी बताया है, एक शॉर्ट्स की सीरीज़ भी तैयार कर रखी है ईडियम्स को लेके, जहाँ पे अलग अलग ईडियम्स मैं बताती हूँ. और हमेशा मैं ये बात डिस्कस करती हूँ कि ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यहाँ IB में भी. ठीक है ना. सो द होल एजिटेशन अगेंस्ट द न्यू रेगुलेशंस. एजिटेशन का मतलब है जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगेंस्ट किसके खिलाफ? जो नई रेगुलेशंस बनी है. वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप. वो किसके बराबर थी? एक चाय के कप में आंधी आने जैसी. ठीक है, अगर मैंने जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अपने आप ही इसका मीनिंग निकल के आया कि जितना भी उन्होंने रेवोल्यूशन किया था, जितनी भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके अगेंस्ट, नए रेगुलेशंस के अगेंस्ट, वो तो बिल्कुल वैसे था जैसे एक चाय के कप में आंधी आना. अब आप बताइए क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? चाय के कप में आंधी आएगी भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना. सो इट वॉज जस्ट अ एग्जैजरेशन ऑफ द मैटर. तो आइए देखते हैं. पहला कंक्लूजन कह रहा है दैट द एजिटेशन वाज सो प्रोफाउंड दैट इट स्प्रेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री. प्रोफाउंड का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थी, कि वो सारे देश के कोने कोने में फैल गई. ऐसा नहीं है, इट वाज जस्ट लाइक अ स्टॉर्म इन अ टी कप. सो ये वाला कंक्लूजन मैच नहीं होता. द डिसएग्रीमेंट ओवर द क्रूशियल पॉलिसी गार्नर्ड यूनिवर्सल सपोर्ट. एक जो डिसएग्रीमेंट हुई उस पॉलिसी के ऊपर, उसने सारे जगत का सपोर्ट हासिल कर लिया, तो ऑब्वियसली वो सब जगह फैली. लेकिन हमारा ईडियम तो ये कह रहा है कि वाज जस्ट लाइक अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो ये भी गलत हो गया. थर्ड, the protest died down quickly as it was an unnecessary fuss over a trivial matter. जो प्रोटेस्ट हुआ था वो फटाफट बंद भी हो गया, कुछ ऐसा ज़्यादा खास हुआ नहीं, क्योंकि वो एक अननेसेसरी फस था उस मैटर के ऊपर. फस मतलब बिना मतलब की बहस. सही बात है, वो इसके साथ हमारा थोड़ा थोड़ा रिलेट भी कर रहा है कि वो तो बस एक चाय के कप में आंधी तूफान आने जैसा था. तो कहीं ना कहीं हमारा ये सेंटेंस जा रहा है. फोर्थ सेंटेंस भी देख लेते हैं. The agitation was joined by 1,000 of people despite the adverse weather condition. अगर खूब सारे लोग आके उस एजिटेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट मीन्स द प्रोटेस्ट इज इंक्रीजिंग. तो ये हो गया हमारा ईडियम से नॉट मैचिंग. सो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सही बात जी, बिल्कुल सही. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. The sentence below has been divided into 3 parts.
and select the part of sentence that has an error. If sentence has no error, select no error. तो मतलब ये तो spotting the error वाला question है. Sentence है I wrote to Giardino this morning and when we return to Paris all will have been being arranged. जब मैंने सेंटेंस पढ़ा मैंने तुरंत देखा यहाँ पे will have been तक तो ठीक लिखा है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट लगा है, लेकिन इस being का रेलेवेंस में समझ नहीं पाई जबकि पूरा सेंटेंस में टेंस क्या लग रहा है, पास्ट. I wrote, ठीक है ना. सो हमारा यहाँ पे मुझे एरर दिखाई दे रहा है, सो आंसर शुड गो डी. करेक्ट गाइस, ठीक है जी. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले साल के पेपर में मतलब 2023 के शिफ्ट 1 के पेपर में भी ऐसा सा सोल्यूशन था. ठीक है, आइए देखते हैं. The seemingly dash hummingbird is one of the toughest beasts in the animal kingdom. ठीक है, vulnerable भी हो सकता है, robust भी हो सकता है, fragile भी हो सकता है, delicate भी हो सकता है. Anything can be possible. तो इसका मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन से गेस नहीं कर पा रहे हैं. Let's move on to the option number 2. Some 330 species dash in diverse and often brutal environment. मतलब कम से कम कुछ 330 स्पीशीज डाइवर्स और ब्रूटल इन्वायरमेंट में रह रही है. सो रह रहने के लिए हम सस्टेन, थ्राइव, एंडोर कुछ भी इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. अगेन ऑप्शन नंबर 2 में हम रेलेवेंसी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. मिस्टीरियसली द बर्ड्स आर फाउंड ऑन ओनली इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. दे आर लिविंग डैश द एज ऑफ व्हाट्स पॉसिबल फॉर द वर्टिब्रेट्स. अब यार ये क्या होता है ना, जब भी हम एज, तो प्रेपोजिशन हमेशा एट द एज यूज होती है. ठीक है, ये जब मैंने प्रेपोजिशन के रूल्स कराए हैं अपने कोर्स में, वहाँ पे मैंने एट द एज भी कराया है. तो यहाँ पे एट जाएगा हमारा. तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम थोड़ा श्योर हो गए हैं. बट जब पेपर में आता है ना बेटा ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे एट, बाय, ऑन में भी कंफ्यूजन होने लगता है. डिस्पाइट दिस फैक्ट यू नो इट, लेकिन फिर भी पेपर में कंफ्यूजन जागता है. लेकिन वहाँ घबराना नहीं है, ध्यान रखना है कि मोस्टली सिचुएशन में एट द एज यूज किया जाता है. नेक्स्ट, एंड दे आर मास्टरिंग इट सेज कार्ल Spoochman, a German dash who studied a captive hummer that lived 17 years. अगर एक जर्मन है जो बर्ड्स के बारे में पढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट. तो एक और ऑप्शन हमें सी की तरफ इंक्लाइन होता हुआ दिख गया, क्योंकि बाकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आई चेकअप स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट. ठीक है ना, तो उन सब का कोई रिलेशन है नहीं है. Imagine the dash of an organism of only 5 to 6 grams to live that long. He says, imagine the capacity of an organism कि वो इतना रह पा रहा है. So we can say that imagine the endurance, stamina, कुछ भी हो सकता है. लेकिन सिंस हमारे दो ऑप्शंस बिल्कुल सी पे फिगर आउट हो रहे हैं और 1, 2 और 5 को लेके हम श्योर नहीं है, तो हमारा आंसर हम सी के साथ ही जाएंगे. मैं फिर बता रही हूँ, पेपर में सही से ज़्यादा चुनने पे फोकस करना है कि गलत कौन सा है जिसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आप अपने आप सही की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे. राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है. कैसे आप कहोगे मैम ये तो क्या बोल रहे हो आप, ये तो कंक्लूजन पूछ रहे हैं. हाँ बेटा, वो कंक्लूजन पूछ रहे हैं ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. और अंडरलाइन वर्ड पढ़ो क्या है, फिलैटलिस्ट. ये मैंने आपको अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वर्कशीट में दिया हुआ है उन बच्चों को जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है. वहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि फिलैटलिस्ट कौन होता है, द वन हु हैज हॉबी टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेटल्स, या the one who has huge collection of stamps all over the world. Yes, philatelist is one who has the collection of stamps from all over the world. ये as it is one word substitution में मैंने दिया हुआ है. ठीक है ना, तो आंसर हो गया हमारा only one is correct. आगे चलते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग. सिनोनिम पूछा गया है ऑफ द वर्ड एग्जेम्पलरी. एग्जेम्पलरी का मतलब होता है यार डिटेल्ड.
ठीक है, डिटेल्ड, करेक्ट, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सही, सही मायने में देखा जाए तो सही, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है। अब यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है बेकार, सबस्टैंडर्ड मतलब पुअर क्वालिटी, अनवर्थी सेम, बेकार, लेकिन इम्पेकेबल होता है करेक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एग्जेम्पलरी, यू हैव डन एग्जेम्पलरी गुड इन योर एग्जाम, ठीक है, दैट इज ओनली इम्पेकेबल। तो सिनोनिम जा रहा है हमारा इम्पेकेबल। अगेन आई वुड रीआइटरेट, आई हैव गिवन दिस इन माय वर्कशीट्स, बारी बारी मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, ट्रैक कर लीजिए, कम से कम इंग्लिश के 6-7 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। 6th, select the correct conclusion again of the underlying word, ये भी देखिए one word substitution पे है। These days he is working on a monograph which is very important for him, या फिर आप लगा लीजिए कि monograph का meaning क्या है। So what is actually monograph? Monograph is a specialized subject which is an important resource for scholars, ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ के भी पता लग रहा है इन दिनों वो किसी मोनोग्राफ पे काम कर रहा है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ही इज वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशलाइज्ड, ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर सी। देन 7th, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम बताइए सार्डोनिक का। इसके लिए सबसे पहले जानने का मतलब है कि सार्डोनिक का मीनिंग क्या है, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सार्डोनिक। सार्डोनिक जो शब्द है उसका मीनिंग अराइज हुआ है, सबको वर्ड ये सरकाज़म जरूर पता होता है, ठीक है, वहीं सार से ये सार्डोनिक शब्द भी आया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है मॉक, टू मॉक, मजाक करना, ठीक है, इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो ग्रेशियस पहला शब्द है जो डायरेक्ट इसका एंटोनिम है, क्योंकि ग्रेशियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, है ना, द वन दैट इज रिमार्केबल। लेंदी का मतलब होता है लंबा, आई एम सो सॉरी। पॉज का मतलब होता है ब्यूटीफुल, चबी, ओवरवेट। इटर्नल का मतलब होता है दैट वन दैट लास्ट्स फॉरएवर। तो सबसे सही जो इसमें मतलब जा रहा है वो ग्रेशियस ही जा रहा है, विच इज ऑपोजिट टू सार्डोनिक। अगेन ये डायरेक्ट है, वर्कशीट्स में मेंशन है। Question number 8, select the most appropriate meaning of the given idiom. This is also given in the worksheet. It's a small world. See, we meet again. It's a small world. कितना छोटा दुनिया है, यहीं के लोग यहीं मिल जाते हैं, ठीक है ना। So make all possible efforts. No, this is not related. You frequently see the same people in different places. Yes, that's correct. बाकी दोनों भी मैच नहीं कर रहे, तो आंसर नंबर बी हमारा 8th का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पढ़िए और एनालाइज करिए कि क्या गिवन है। वही ओपनिंग सेंटेंस है, क्लोजिंग सेंटेंस है, कुछ सेंटेंसेस है और हमें उन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। सो दिस इज रिलेटेड टू करेक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ओपनिंग सेंटेंस कहता है द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डंकिर्क इवैक्यूएशन वाज जर्मनीज इन्वेजन ऑफ द लो कंट्रीज एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन मई 1940। मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे पहला स्टेप होता है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम डनकिर्क इवैक्यूएशन की, जो कि जर्मनी का इन्वेजन था, जर्मनीज इन्वेजन ऑफ द लो कंट्रीज एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन मई 1940, ठीक है। पहला सेंटेंस कहता है पी द डच डिफेंडर्स फेल बैक वेस्टवर्ड एंड बाय नून ऑन May 12 जर्मन टैंक्स वर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रॉटरडैम। इसका मतलब जर्मन इज द वन हु इज अटैकिंग, ठीक है, एंड डच इज द वंस विच इज डिफेंडिंग। So the Dutch defenders fell back westward and by noon on May 12 German tanks were on the outskirts of Rotterdam। मतलब ये बीच की कहीं लाइन है जहाँ पे डच पीछे हट चुके हैं और जर्मन अटैक करता हुआ आगे जा चुका है। क्यों? The Dutch Queen Wilhelmina and her government left the country for England on May 13 and the next day the Dutch army surrendered to the Germans। तो ये तो बिल्कुल लास्ट की लाइन हो गई ना कि सरेंडर ही कर दिया है,
ठीक है ना, देखो सरेंडर कर दिया डच ने जर्मन्स को। R. On May 10, the German blitzkrieg attack on the Netherlands began ये शुरू हुआ है, ठीक है, began with the capture by parachutists of the key bridges deep within the country with the aim of opening the way for mobile ground forces। तो कहीं ना कहीं हम इसको फर्स्ट सेंटेंस इंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर द ओपनिंग स्टेटमेंट, बिकॉज दिस इज डिस्क्राइबिंग द स्टार्ट एंड द बिगिनिंग ऑफ वॉर। S. The invasion of Belgium also began on May 10 when the German airborne troops landed on the fortress of Ibn Emil immediately opposite Maastricht on the bridges over the Albert Canal। तो यहाँ पे वर्ड ऑल्सो इस्तेमाल किया गया है कि बेल्जियम में भी इन्वेजन कर गए, है ना। तो देखा जाए तो ये हमारा हमें स्टार्ट लगा, ये हमें हमारा एंड लगा, स्टार्ट के बाद ये हमारी हमें सेकंड लाइन लगी, ऑल्सो के साथ ये हमें हमारी थर्ड लाइन लगी, कुछ ऐसा करके हम रिलेट कर पाए। आइए चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है QPRS, क्यू तो हमें बिल्कुल एंड लाइन लग रही है, तो ए ऑप्शन के साथ तो थोड़ा थोड़ा मना ही है। बी में P सबसे पहले आ रहा है, P हमने सेकंड रेफरेंस में मार्क किया है। चलो आगे ऑप्शन देखते हैं बिफोर टेकिंग एनी कॉल ऑन द सेकंड ऑप्शन। सी, आर पहले आ रहा है और हमारे उसमें भी आर एक स्टार्ट है, और अगर हम डी ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें भी आर पहले है, तो कहीं ना कहीं हमारी इंक्लिनेशन चली ही जाती है कि यार हो सकता है आर ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो। अब उसे ध्यान से स्टडी करते हैं। सेकंड उनका पी है और हमारे हिसाब से भी सेकंड पी है, तो कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं, आर पी। देन सी ऑप्शन में क्यू एस है, डी ऑप्शन में एस क्यू है। क्यू हमें पता है श्योरली हम एंड तक हैं, सरेंडर, तो क्यू लास्ट में ही आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी, आर पी एस क्यू। देखा ना कैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा थोड़ा फिगर आउट कर लिया। बेटा सब चीजें नहीं हम फिगर आउट कर सकते। अब सोचो मुझे तो आता ही नहीं यार, हिस्ट्री ही नहीं पता, तो मैं कैसे इसको कंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, बीइंग एन इंग्लिश टीचर आई डोंट नो इसका हिस्ट्री क्या है, मैंने सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ के आपको ऊपर ऊपर का मीनिंग बता के चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द पेपर ऑल्सो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर कहानी पता हो जिसके बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं, अरे यार जो समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू गिव अप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। बट दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन सॉल्व देम करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4 sentences are given below, find the odd one out. Subsequent generations of kings hid their tombs in the valley of kings in an attempt to elude the robbers. मतलब किंग की आने वाली जनरेशन्स अपने टोम्स को एक वैली में छुपा के रखती हैं ताकि जो लूटने वाले आते हैं उनसे बचा सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोम्स कौन से हैं? फेमस पिरामिड्स हैं जो सेक्रेड माउंड की तरह बने हुए हैं, वेयर गॉड्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द क्रिएशन हिस्ट्री, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान खुद सबसे पहले आए थे। थर्ड, द ऑनगोइंग डेसिफरिंग ऑफ hieroglyphic writings and research on the life of peasants is answering several questions on Egyptian culture. आप देखेंगे पहले दोनों क्वेश्चंस में टोम्ब के रेलेवेंस में बात करी गई थी, यहाँ पे टोम्ब के रेलेवेंस में कोई बात नहीं है, बिल्कुल अलग सेंटेंस दिया गया है। The gigantic pyramids were the conspicuous target for tomb robbers whose plundering jeopardizes the hope for eternal life. तीनों सेंटेंसेस में टोम्ब के रिगार्डिंग बात करी गई है एक्सेप्ट फॉर सेंटेंस नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन आएगा सेंटेंस सी। अरे आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर ऊपर से सॉल्व होता चला जाएगा, आपको सिर्फ आनी चाहिए ट्रांसलेशन और अच्छी वोकैबुलरी। स्पॉटिंग द एरर जैसे क्वेश्चन में आपको रूल्स आने चाहिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, आप फिर से एरर चूज करना है सेंटेंस में, स्टार्ट टू रिलैक्स अ आर बिफोर बेड टाइम। यार कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अ आर लिखा है, कैसे भाई रेलेवेंसी कैसे बन रहा है? किसी भी बच्चे को पता होता है कि आर के साथ एन यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एच तो साइलेंट होता है, साउंड ओ की आती है, तो इसीलिए हम इसके साथ एन आर, ठीक है, यूज करते हैं, राइट। तो आंसर होगा हमारा ए पार्ट, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। 12th, फिर से एरर ढूंढना है। इफ he had been entered, oh my god, look at the sentence, क्या लिखा है, had been
एंटर्ड, क्या आना चाहिए था? या तो आना चाहिए था हैड बीन एंटरिंग, या आना चाहिए था हैड एंटर्ड। इन्होंने तो दो टेंसेज ही मिक्स कर दिए, तो हमारा आंसर हो गया ए। देखते ही पता लग जा रहा है बेटा, दिमाग लगाना है। आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली दिमाग लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सेंटेंसेस अरेंज करने हैं टू फॉर्म एन अप्रोप्रिएट पैराग्राफ। ठीक है, आइए वही फर्स्ट स्टेप करते हैं, ट्रांसलेट इन हिंदी। क्या कहता है हमारा ये सेंटेंस? पहला सेंटेंस कहता है नेचर राइटिंग एनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क। जो हम नेचर राइटिंग करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारा काम बताता है हमें। नेचर राइटिंग हैवीली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है हमें, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताता है। उसी टाइम पे इट इज फ्रीक्वेंटली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड इनकॉर्पोरेट्स पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस अपॉन द नेचर। नेचर राइटिंग एक नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज और पोएट्री है अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये कहीं ना कहीं मुझे स्टार्ट सेंटेंस लिख रहा है जो बता रहा है कि नेचर राइटिंग है क्या। ये इसके सेकेंडरी सेंटेंसेज हैं, सेकेंडरी सेंटेंसेज है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हेवीली ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, सो विच इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री, एसेज, पोएट्री, सॉलिट्यूड एस्केप एज वेल एज ट्रेवल एडवेंचर राइटिंग। तो ये कुछ थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। These works range from those that place primary emphasis on natural history facts to those in philosophical interpretation predominates। मतलब ये सब जो काम है ये इसी से रिलेटेड है, तो ये भी किसी थर्ड कैटेगरी में ही फॉल कर रहा है। सारे सेंटेंसेस पढ़कर हम कंक्लूड कर पाए स्टार्ट सेंटेंस के बारे में, जो कि हमारा डी है। एंड आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस ए और बी तो कट गए। क्वेश्चन आएगा हमें इसमें जहाँ पे स्टार्ट सेंटेंस डी है, एंड सेंटेंस सी है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सेंटेंस जो हम फिगर नहीं कर पाए थे, ये ऑलरेडी हमें ऑप्शन से पता लग रहा है कि एंड है। देन बीच के ऑप्शंस क्या है? बीच के ऑप्शंस दो हैं, या तो है ए एफ ई बी सी, या फिर है बी एफ ए ई सी। ठीक है, सी तो हम कर चुके हैं ना, सी को तो हटा देते हैं। हमें कंफ्यूजन यहाँ है जिसमें हमारा थर्ड सेंटेंस एफ ही बन रहा है। आइए देखते हैं, दिस इज सेंटेंस नंबर 1। थर्ड सेंटेंस कौन सा है? एफ, ये वाला थर्ड है। हमें फिगर आउट करना है पहले सेकंड, ए या बी। आइए देखते हैं, ए में वो बोल रहे हैं इट एनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, दीज वर्क्स रेंज फ्रॉम, बन रहा है ना कोऑर्डिनेशन में, तो इसका मतलब ए रेलेवेंस में जा रहा है हमारा। ठीक है, सो डी ए एफ, आगे क्या है? ई बी सी। ई और बी को भी एक बार ही देख लेते हैं। दीज इंक्लूड, मतलब एफ के बाद, इसके बाद दीज इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री, एसेज, यही वर्क्स के बारे में वो डिटेल बता रहे हैं। एंड देन दे आर टेलिंग अबाउट द बी पार्ट दैट इट ऑल्सो ऑफन ड्रॉज अटेंशन ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। और उन फैक्ट्स के बारे में आगे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है सी। देखो, ऐसे लिख के ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना है। आप सोचोगे कि मैं इनको पढ़ के बना लूंगी पैराग्राफ, तो नहीं बनेगा, कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी हम इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते। बट अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे, स्टार्ट और एंड डिस्कवर कर पाएंगे। कोई भी स्टार्ट और एंड में से आपने कोई एक पकड़ लिया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है ना? और काफ़ी बारी ऐसा होता है कि जैसे ऑप्शंस में 2D से ही शुरू हो रहे हैं, तो वो हमें एक थोड़ा हिंट भी दे देते हैं कि स्टार्ट सेंटेंस डी ही होगा, तभी उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम दूसरा आंसर बी हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है ना? Question number 14, which of the following statement correctly uses idiom red rag to a bull by substituting the underlying words? The poor subordinates are made scapegoats for the misdeeds of their supervisor. जो उनके सुपरवाइजर ने गलतियां करी, जो बेचारे सबॉर्डिनेट हैं, उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। For me, a person playing double game is someone who specially provokes me. मेरे लिए जो बंदा दो तरफ की बात करता है वो ऐसा होता है जो मेरे को अंदर से प्रोवोक कर देता है। Since your boss is well disposed towards you, you must act promptly and ask for a promotion. तुम्हारा बॉस तुम्हारी तरफ बहुत inclined है, तुम्हें उससे प्रमोशन लेनी चाहिए।
The huge loss to our factory due to floods was a total unexpected disaster. जो भी हुआ वो एक unexpected disaster था. लेकिन हमें तो idiom का मतलब ही नहीं पता ना. Red rag to bull होता है to irritate, ठीक है, to annoy. और इसमें annoy से related सिर्फ एक ही ठीक थी. For a person playing a double game is someone who specially provokes me. तो आंसर क्या आ रहा है? बी. ठीक है ना. नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन प्रोवर्ब. नॉलेज इज पावर. नॉलेज ही सब कुछ है. Son said when a son is similar to his father, also like mother like daughter. इसका उससे रिलेशन नहीं बन रहा कोई. No one is truly capable of living alone. We need human connections to be healthy. इसमें भी knowledge का कोई connection नहीं आ रहा. When you are in a difficult situation, laughing can make it easier to get through the situation. That's fine, but not making any relevance with knowledge is power. The more you know, the more powerful you can be in different areas of life. Yes, the more you know, the more knowledge you have, the more powerful you can be. तो बिल्कुल direct answer given है. Then next question. अब एक ब्लैंक दिया हुआ है, एक सेंटेंस है, आपको इन ब्लैंक्स में से चूज करना है कि ये सेंटेंस इस पैराग्राफ में एक्चुअली कहाँ फिट करेगा. ओके, रीड करते हैं. सेंटेंस है, एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सोक्रेट्स टू डेथ. सोक्रेट्स हैड मेनी डिसिपल्स एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज वाज प्लेटो. तो पैराग्राफ क्या है? प्लेटो रोट सेवरल बुक्स व्हिच हैव कम डाउन टू अस. It is through these books we know that a great deal of his teacher Socrates. The Athenian government just after the time of Pericles did not like the methods of Socrates. They told him that if he promised to give up his discussions with common people and changed his way, they would pardon him and let him off. But Socrates refused to do so and preferred to drink the cup of poison which brought about his death to giving up what he considered to be his duty. तो ये बात बताई गई है किसी पर्सन प्लेटो के बारे में जिसका टीचर था सोक्रेट्स. सोक्रेट्स के मेथड अथेनियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उसको आखिरी मौका दिया था कि वो अपने मेथड्स छोड़ दे तो वो उसको जीने के लिए परमिशन दे देंगे, लेकिन उसने ऐसा मना कर दिया और ही चोज टू ड्रैंक अ कप ऑफ पॉइजन जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. मतलब ये एक मुहावरा है कि उसने जहर पीना सही समझा. ठीक है, हमारा सेंटेंस था कि एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सोक्रेट्स टू डेथ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले में तो वो बता ही रहे हैं उसके बारे में, तो ऑप्शन ही कट हो गया. सेकंड में द अथेनियन गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ पेरिकल्स डिड नॉट लाइक द मेथड्स ऑफ सोक्रेट्स. उन्हें सोक्रेट्स के मेथड्स पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक ट्रायल किया और उसको डेथ सेंटेंस दिया. ठीक है, दे टोल्ड हिम कि अगर वो गिव अप कर देगा तो वो उसको लेट गो कर देंगे, मतलब उसका डेथ सेंटेंस माफ कर देंगे, लेकिन उसने वही चूज किया. सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब ब्लैंक 2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है. अगर आप उसे यहाँ लिखते एज अ रिजल्ट दे हेल्ड, पहले ही डेथ का बोल दिया, बाद में ट्रायल हुआ, ये तो हो ही नहीं रहा. सेम गोज फॉर फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो. तो आंसर होगा हमारा ब्लैंक नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट एरर. Chasing the white stag through the forests, never catching it, of course, for it is a creature of legend. मुझे ना तो यहाँ कोई टेंस का एरर दिख रहा है, ना कहीं preposition मिसिंग लग रहा है. I find no error in this sentence. ठीक है, कैसे पता लगता है? यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है. Chasing the white stag through the forests, never catching it off, never catching it. Of course, for it is a creature of legend. I do not see any relevant error. So the answer is A. आपको पता होना चाहिए कि टेंस सही लगा है, preposition सही लगी है, वो नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो ही आप चूज कर पाओगे. 18th closest meaning synonym of inertia. Inertia का मतलब होता है यार tendency to remain at कैसे बताऊं, इनर्शिया का एक्चुअली मीनिंग होता है खाली. ओके, आर्डर, जील,
idleness, stamina. The most closest synonym of inertia is idleness. This is a direct explanation. बिल्कुल direct synonym है ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, और बहुत common भी है. One word substitution, दोनों questions one word substitution के हैं. A short pithy statement expressing a general truth or role of conduct. General truth. This will come out to be maxim. Outrageous and disgraceful. That is gibberish. Unintelligible speech. No, wait a second. A group of actors, dancers and performers. This is ensemble. तो हमारा A का 3 है, B का 2 है, ऐसा बन रहा है. यस, A का 3 है, D का 2 है, B का 4 है. यस, outrageous, disgraceful, that is egregious, and unintelligible speech is gibberish. What a childish speech is given, unintelligible, इसमें कोई सेंस नहीं है. ठीक है ना. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट मीनिंग्स हैं, आपको ये याद ही करने होंगे, इनको करने का और कोई तरीका नहीं है, मुझे भी याद ही है. सिमिलरली हियर, वन हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, दैट इज एन इंसॉल्वेंट. टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस और पोजिशन ऑफ वेल्थ, वन हु स्विचेस टू एन ऑपोजिंग पार्टी इज टर्न कोट. तो ए का हमारा 2 है, सी का हमारा 1 है. ये देखिए ये ऑप्शन जा रहा है. तो B3, बाकी दोनों आप फिर डिराइव कर पाते हो, पता है, अगर आपको 2 भी पता होते. लाइक आई वाज आल्सो कंफ्यूज, तो मुझे 2 ऑप्शंस देख के ही अगला स्ट्राइक कर गया. टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजिशन और वेल्थ, दैट इज एब्निगेट. टू रिफ्यूज, डिनाई वन सेल्फ, दैट इज अग्रेंडाइज. तो हमारा ऑप्शन आ गया डी. मैं फिर बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको सब पता हो, आपको 1-2 का भी आइडिया होता है तो आप बाकी इसमें डिराइव कर सकते हो. ठीक है, और 1-2 का आइडिया अगर आपने वर्कशीट्स अच्छे से पढ़ी हैं, आपको आइडिया हो ही जाएगा, 100% पेपर में आइडिया हो जाएगा. आप देखो 20 में से कम 10 से 12 क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट मैंने वर्कशीट से बोले हैं. गाइस प्लीज डोंट मिस अ चांस, go and grab the worksheets, they are very very important. You have any questions, messages to our telegram group, आपको contact number, telegram group का channel, सब कुछ वेब इस पे चैनल पे अवेलेबल है. प्लीज़ जाइए और देखिए. मेरा कोर्स भी 299 रुपीज़ में अवेलेबल है. आपको कोई डाउट्स हैं, अभी भी आप अनश्योर है इंग्लिश को लेके, आपके पास दिन है, टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट उसे ग्रैब करें. ठीक है, that was all for my PYQ discussion guys. Thank you so much for watching my lecture.